हेलो। देखिएगा, आज हम अपना सेम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा लाइट चैप्टर का थर्ड वीडियो है एंड एज आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके अंदर। देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर तक खूब अच्छे से स्टडी कर लिया था, काफ़ी अच्छे से। और आज हमें साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करना है। देखिए, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल से इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। हाँ जी, देखिए जैसे हमारे पास हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सेस नेगेटिव वाई एक्सेस, ये खैर आपको बहुत अच्छे से याद है ना, खूब अच्छे से किया हुआ ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमारा जो बीच वाला पॉइंट होता है ओरिजिन होता है, और इस साइड को अगर आप चलते हैं सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और इस साइड होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सेस, जिसे एक्स डैश भी लिखते हैं हम लोग। ऊपर की तरफ होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सेस और नीचे की तरफ होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है, देखिए हमारा जो मिरर से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है वो यही है। अगर आपको ये चीज़ याद है, अगर आपको ये चीज़ खूब अच्छे समझ में आ गई थी, तो आप मिरर्स का साइन कन्वेंशन या फिर लेंसेज का भी, लेंसेज जब आगे आएंगे तो उनका भी साइन कन्वेंशन ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे जो ओरिजिन होता है, ये जो ओरिजिन होता है, तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, आप मिरर के केस में से पोल मानकर चलिए। ठीक है, देखिए हम जितने भी डायग्राम बना रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा कि हम अपने सहूलियत के लिए, अपने थोड़ा सा अपने आप मतलब थोड़ा सा हमारे लिए ईजी लगे, तो हम कॉनकेव मिरर को तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं और कॉन्वेक्स को हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। फिर से मैं देखिए थोड़ा ऊपर बना दूं, ये जो होता है ये अपना कॉनकेव होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो अपना कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने कभी भी कॉन्वेक्स को इस तरीके से नहीं बनाया। भाई ये और ये अलग नहीं है ना, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर से आप लाइट का रिफ्लेक्शन करवाने वाले हैं, वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए देखिए लेफ्ट साइड में रखकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरफ से पॉलिश्ड है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, इस तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो देखिए इसमें अंदर वाला पार्ट है, ये जो है पॉलिश्ड होता है, तो ये वाला जो सरफेस होता है बाहर वाला, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा लेकर चलते हैं। अब जरा बात समझिएगा अच्छे से। देखिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, हम जितने भी डायग्राम बना के चल रहे हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखकर चलते हैं, हमेशा लेफ्ट में। तो देखिए ये ओरिजिन है, आप इसे पोल की तरीके से मानकर चलिए। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ ओरिजिन से लेफ्ट में है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट की बात करते हैं तो दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस है, राइट। तो अगर ओरिजिन से कोई चीज़ लेफ्ट में है तो आप उसे नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अपने जितने भी इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है दैट ऑलवेज टेकन नेगेटिव, आप उसको हमेशा नेगेटिव लेकर चलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे रीज़न क्या है कि यहाँ पर ओरिजिन है, आप ओरिजिन को पोल की तरीके से मान के चलिए। पोल होता है ना मिरर का पोल, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है पोल कहलाता है ना। तो क्या है कि इस तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखते हैं हमेशा, दोनों तरीके के लिए जो है मिरर्स के लिए आप देखिएगा, कॉनकेव मिरर के लिए देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिएगा, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखकर चल रहे हैं जितने भी सारे केसेस हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज टेकन नेगेटिव ऑलवेज, उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी जो इमेज है वो भी इसी साइड बन जाए। ठीक है, अगर इमेज भी इस तरफ ही बन जाए, जैसे कि कॉनकेव मिरर के केस में 5 केसेस में ऐसा हुआ था कि इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनी थी। तो अगर लेफ्ट में अगर आप लेकर चल रहे हैं, कोई भी चीज़ लेफ्ट में अगर है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर राइट साइड में बन रही है, अगर ओरिजिन के या मतलब इनडायरेक्टली आप पोल मान लीजिए, उसकी अगर राइट साइड में बन रही है, राइट साइड में देखिए 3 केसेस मिले थे अगर आपको डायग्राम याद हो तो। एक तो था कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, और कॉन्वेक्स के दोनों केसेस जो थे, उन ये 3 केसेस थे हमारे पास टोटल, जिसमें जो इमेज थी वो राइट साइड में बनी थी। तो अगर इमेज राइट में बनेगी तो आप उसे पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा और सुनिएगा ज़रा, देखिए ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा रखते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ देखिए वाई कैसा होता है, प्लस होता है, यानी कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है आप उसे एच ओ मान लीजिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसे पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, आप देख रहे हो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हाइट ऑफ द इमेज होती है, देखिए इमेज दोनों तरीके से बनती है हमारी, कुछ इमेजेस जो होती हैं वो सीधी भी बनती हैं, कुछ इमेजेस उल्टी भी बनती हैं, यानी कि इरेक्ट भी बनती हैं और इन्वर्टेड भी बनती हैं।
तो अगर इमेज इरेक्ट बन रही है ऊपर की तरफ तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ही होगी। और अगर इमेज उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ इमेज बन रही है, जैसा कि कॉनकेव मिरर के 5 केसेस में था ऐसा, तो उन केसेस में जो हाइट ऑफ द इमेज होती है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नीचे की साइड आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हैं, 3-4 बातें जो मैंने आपको बोलकर बताई, तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे और इसका जो मतलब ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। अगर ये कुछ बातें ही आपको समझ में आ गई होंगी तो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ज़रा, अपने न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और है जिसे हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना करते हैं। और जो मिरर फॉर्मूला होता है वो देखिएगा वो ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। देखिए f जो है वो होता है फोकल लेंथ, इसे कैपिटल F से भी लिख देते हैं या कई बार इसे स्मॉल f से भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि ये हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है इसीलिए। तो u जो होती है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और इमेज की जो मिरर से डिस्टेंस होती है वो v होती है। और वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि उसको कब नेगेटिव लेकर चलना है और कब पॉजिटिव लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, या आप ये कह लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है या फिर ट्वाइस होती है, दोनों का मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक टर्म होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है। एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, एक दूसरे की सिनोनिम ही है, लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशन है पहले वो समझिएगा अच्छे से। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? द रेशियो। देख मैं आपको थोड़ा कन्वीनियंट सिंबल बनाने के लिए हाइट ऑफ द इमेज को HI लिख देता हूँ और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO लिख देता हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है, कोई भी दो नंबर्स अगर आपके पास हैं, अगर आप उनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो आपको उन्हें आपस में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है यानी कि HI और HO, इनका जो रेशियो है उसको ही मैग्नीफिकेशन कहा जाता है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, जो इमेज की हाइट है वो भी या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। बेसिकली सेंटीमीटर में ही होती हैं, क्योंकि मीटर्स में इमेज बनना तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो जनरली जो हाइट ऑफ द इमेज होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी सेंटीमीटर में ही होती है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इमेज की हाइट भी सेंटीमीटर में और ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेंटीमीटर में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है, दैट्स वाई इट डजंट हैव एनी यूनिट। इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया, क्या? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, -v/u। ऑल्दो यू नो वेरी वेल कि u क्या है और v क्या है, ठीक है। u है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है -v/u। अच्छा अब देखिए, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी है और मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में सेम हो गए, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन और मिल गया कि HI/HO इज इक्वल टू -v/u। तो ये फॉर्मूला आपके पास और मिल गया है। हालांकि देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हाइट ऑफ द इमेज को आप HI से ही लिख दीजिएगा, थोड़ा आपको याद रहेगा। HI हाइट ऑफ द इमेज, HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ईजी सा आपको रहेगा ये, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। ज़रा समझिएगा अच्छे से। देखिए HI, देखिए मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद दिलाऊं। मान लीजिए कि आपको 4 में 3 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1.33 कुछ निकल कर आएगा, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन 1। तो देखिए कोई भी जो फ्रैक्शन है, अगर उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो
जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा निकल कर आएगी। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से तो आपको 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और अगर उल्टी कंडीशन आ जाए, सपोज टू बी के ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की हम लोग बात करें, तो न्यूमरेटर अगर डेनोमिनेटर से छोटा होता है उस केस में ये आपको 0.75 मतलब कि लेसर देन 1 मिलेगा। ठीक है, भी लेसर देन 1 ही तो निकल कर आया। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से ज़्यादा है तो आपको ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलती है, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से कम है तो आपको लेसर देन 1 वैल्यू मिलती है। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये खैर हालांकि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। और अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम है लाइक 4/4 तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 1। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अच्छा, अब देखिएगा हाँ जी, तो अब देखिएगा जैसे हम लोग जो मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास HI/HO, ये फॉर्मूला आपके पास। तो देखिए जैसे अगर किसी भी कंडीशन में जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाए, ठीक है ना, अगर हाइट ऑफ द इमेज अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाए, ये छोटी हो और ये बड़ी हो, समझने कहने का, इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट का साइज़ आपका बड़ा है, ठीक है ना। देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कह रहे हैं या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, आप दोनों को सेम ही मानकर चलिएगा। तो अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है तो अभी हमने बात की थी अगर जो है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से छोटी होती है तो लेसर देन 1 निकल कर आता है, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो लेसर देन 1 निकल कर आएगा। तो देखिए अगर कभी भी मैग्नीफिकेशन लेसर देन 1 आए, ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेसर देन 1 बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेसर देन 1 निकल कर आए तो आप समझिएगा कि इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है ना, मतलब कि इमेज डिमिनिश्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, लेसर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, ठीक है। और देखिएगा अगर उल्टी कंडीशन बन जाती है कि अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, HI की वैल्यू HO से ज़्यादा है, तो अगर आप बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है ग्रेटर देन 1, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगी। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा कहीं निकल कर आए तो आप समझ जाइएगा कि इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि एनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक है ना, एनलार्ज बन रही है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। दो बातें। इसके बाद देखिएगा, चाहे तो आप ये चीज़ लिखते चले जाइए, साथ बिखर लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर वैसे लिखी हुई है, वैसे दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए अगर इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो जो HI है वो पॉजिटिव होगा। अभी हमने बात की थी ना, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव। तो अगर आपका जो HI है वो अगर इमेज सीधी बन रही है तो HI आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए HO तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही रहना, ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा ही रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो जो HO है वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर HI मतलब इमेज अगर सीधी बनी तो HI भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो ओवरऑल पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आए तो आप समझ जाइएगा कि इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव निकल कर आए तो समझ जाएगा कि जो इमेज है वो सीधी बन रही है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव निकल कर आएगा तो आप समझ जाइएगा इमेज उल्टी बन रही है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं, जैसे मान लीजिए कि किसी केस में मैग्नीफिकेशन -2 निकल कर आया, ठीक है। अब देखिएगा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि इमेज इज इन्वर्टेड, और 2 का मतलब ये हो गया कहने का कि 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा अगर मैग्नीफिकेशन आता है तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ पता चल गई, इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इमेज उल्टी बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड। तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है मतलब रियल है। इमेज कभी भी अगर इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल होती है। आपने ये केसेस तब सुने होंगे अच्छे जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था। तो एक तो इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, और दूसरी बात कि वो ये 2 आ रहा है ना, मतलब 1 से ज़्यादा, तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि मैग्नीफाइड है। अभी मैंने बात की थी ना कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आया तो आप समझ जाएगा कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और अगर मैग्नीफिकेशन लेसर देन 1 निकल कर आया तो आप ये समझ जाइएगा इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग और बातें अगर करें तो कुछ और टर्म्स और हैं। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्केव मिरर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और आपको याद होगा इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इसी साइड होते हैं, ठीक है। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इसका जो पोल है ओरिजिन की तरह से काम करता है, और इस साइड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। तो जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव मिरर की
वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अच्छा और देखिएगा, और अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो है इसका जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है, जो कि राइट साइड में है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, पहले ये समझिएगा रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या होता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम भी कह दिया जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो क्या होता है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, तो अपने पाथ से जिस पाथ पर जा रही होती है उस पाथ से वो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। एंड दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, और इस फेनोमेनन को हम लोग लाइट की रिफ्रैक्शन के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा ये पहला केस, ये दूसरा वाला केस। यहाँ पर देखिएगा लाइट देखिए इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, और कायदा क्या था कि इसको ये डॉटेड वाले पाथ पर जाना चाहिए था, डॉटेड पाथ जो बना हुआ है, लेकिन अपने पाथ से मुड़कर देखिए इस पाथ पर चली गई, सॉरी नॉट दिस, ये वाला जो ये इस पाथ पर चली गई, देख पा रहे हैं ना। तो क्या हुआ कि यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इस फेनोमेनन को ही लाइट की रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और देखिएगा सेम केस देखिए यहाँ पर भी ये आई और देखिए इस तरफ कोई इस तरह से चली गई। ठीक है, कायदा क्या कहता है कि इसको डॉटेड वाले पाथ पे जाना चाहिए था ना, स्ट्रेट वे, लेकिन थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस फेनोमेनन को ही हम लोग लाइट की रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, when light travels from one optical medium to another optical medium, it deviates from its path. This phenomenon is known as refraction of the light. इसको ही हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी बोल देते हैं कि लाइट की रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है ना, तो देखिए लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक मीडियम है एयर या फिर वैक्यूम, और दूसरा मीडियम है वाटर। अगर मैं दोनों की डेंसिटीज़ के बारे में बात करूं तो देखिए एयर की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से काफ़ी कम है। तो अगर किसी मीडियम की डेंसिटी कम है तो उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखिए डेंसिटी कम होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एयर है, एयर की डेंसिटी कम होने का मतलब है कि एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आसानी से वो ट्रैवल कर जाती है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, एयर में या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और जो है वाटर की बात करें तो देखिए वाटर में एज़ कम्पेयर टू द एयर लाइट जो होती है वो थोड़ा सा धीमे ट्रैवल करती है। ठीक है ना, और अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो देखिए ग्लास अगर आप वाटर से कंपैरिजन करें तो ग्लास की डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा है, तो ग्लास वाले केस में उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर है। तो अब क्या है कि जो लाइट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है ना, तो इसी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अगर कम स्पीड वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में जाएगी, वो कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं कहने का मतलब, अगर वो कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पहले ज़्यादा थी फिर कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा डेंसिटी वाले से कम वाले में जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा भाई बात और समझिएगा, देखिए आपको कुछ बातें ऐसे ऑलरेडी पता हैं, जैसे यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। ठीक है ना, लाइट ट्रेवल कर रही है। अच्छा अब देखिएगा, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रेयरर का मतलब है कि इसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है। सपोज टू बी कि ऊपर वाटर है, नीचे ग्लास है, या फिर ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। ठीक है ना, ये दो मीडियम है। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि मीडियम का प्लूरल कहा जाता है मीडिया। कभी अगर मीडिया वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बात बता दी है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल कर रही है,
और यहाँ पर लाइटें ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, मतलब कि जिसकी डेंसिटी कम है उसे बोलते हैं रेयरर और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसे बोलते हैं डेंसर। तो देखिए क्या है कि ये बात आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जहाँ पर लाइटें आके स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना ली जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो देखिए कायदे में इसे इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाकर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखिए ऐसे जाना चाहिए था, बट देखिए ये जा रही है ऐसे। कायदे में इस लाइट को इस तरीके से चले जाना चाहिए, बट वो अंदर की तरफ थोड़ी सी आ गई है ना, तो इसे बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाना। तो ध्यान रखिएगा, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना, और अगर उल्टी कंडीशन है कि अगर वो डेंसर से रेयरर जाएगी देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिएगा ये रहा, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो देखिए वैसे इसको इस पाथ पर जाना चाहिए था, बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। देखिएगा पहले इस पाथ पर जाना चाहिए था, लेकिन देखिए दूर हो गई, नॉर्मल से दूरी तो हो गई है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तब क्या होगा। ये देखिए ऑल्दो हियर इट इज़ रिटेन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर लाइटें डेंसर से रेयरर जाएगी तब कंडीशन क्या है, और अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तब कंडीशन क्या है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिएगा आगे ज़रा, ये कुछ कॉमन फेनोमेनन है जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा फील होता है, जो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखते हैं। तो देखिए पहला के जो केस है वो है द स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टब अपीयर्स टू बी रेज्ड। देखिए अगर किसी वाटर टब के बॉटम पे कोई स्टोन रखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा रेज्ड दिखता है उसकी एक्चुअल हाइट से, वो जिस डेप्थ पर प्रेजेंट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा भी समझा दूंगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से कैसा होता है। ठीक है ना, और देखिएगा अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम appears to be bigger than its actual size. A pencil partially immersed in water. देखिए हो सकता है आपने की बात कभी नोटिस की हो कि आपके पास एक मान लीजिए ग्लास का एक बोल है आपके पास, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसमें पेंसिल का थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर इमर्स कर दीजिएगा। तो आप जब साइड से उसको दिखेंगे तो जो पानी के अंदर वाला उसका हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। ठीक है ना, और जो मतलब थोड़ा एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा वो। अगर कोई पर्सन स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ है तो भी आपको उसके पैर थोड़े से छोटे दिखेंगे, उसका जो बॉटम में थोड़ा सा रेज्ड दिखता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता कैसे है। देखिए कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा वाटर फिल्ड अप है, पानी इसके अंदर भरा हुआ है एक पर्टिकुलर हाइट तक, मान लीजिए यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस जगह तक। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इस जगह पर। तो देखिए अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में बात की थी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक लाइट रे अपने कन्वीनियंस के हम ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लिया, और एक को थोड़ा सा स्लैंटिंग ले लिया। नीचे है पानी, ऊपर है एयर, हम एयर से वाटर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम परपेंडिकुलर लाइट रे लेते हैं वो तो स्ट्रेट वे चली जाती है, और जो हमने स्लांटिंग ली है वो देखिए कायदा क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, वाटर डेंसर है और एयर रेयरर है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल बना के चलें तो लाइट कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए इस तरीके से निकल गई। जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये जो लाइट है वो यहाँ कहीं से निकल कर आई है, थोड़ा सा ऊपर से निकल कर आई है, ऊपर वाले पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी इमेज बनती हुई अपीयर हो जाती है, रियली नहीं बनती है, अपीयर हो जाती है। तो इसी की वजह से हमें चीज़ें थोड़ी सी रेज्ड दिखती हैं, है ना। कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और उसे रेयरर मीडियम से देखा जा रहा है, ठीक है, डेंसर में रखा है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और रेयरर से देखा जा रहा है, तो हमेशा थोड़ा सा रेज्ड आपको दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। और अगर उल्टी कंडीशन है कि आप डेंसर में से रेयरर वाले को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दूर दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एक डायग्राम थोड़ा सा और इसका एक डेफिनेशन थोड़ी छोटी सी मैं आपको बता दूंगा है क्या। तो एक मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट है बेसिकली है। तो देखिए आपके पास ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में
अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ और बातें और बता दूं पहले, जब ये स्टार्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी वही सारे कंडीशन है जैसे यहाँ पर, वहाँ पर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखिए ये आपका, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाता है। और ये तो खैर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ही, ये वाला जो पॉइंट है वो। ये जो सरफेस है इसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, जहाँ से हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात जब समझिएगा ज़रा आप अच्छे से, देखिए अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर रेयर से डेंसर में जा रही है देन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल आर। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल आई की वैल्यू जो होती है, एंगल आई इज ग्रेटर देन होता है एंगल आर से। अगर रेयर से डेंसर जाती है तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है। और अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो एंगल आई की वैल्यू लेसर होती है एंगल आर से। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर वो यही केस बोल दें कि अगर एंगल आई एंगल से आर से ज़्यादा है या एंगल आर एंगल आई से ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो टर्म है, ये सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ये वाला पार्ट जो है काम करते हैं यहाँ से हम लोग कल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे ख्याल से इतना समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और करेंगे। चैप्टर काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए बाकी हम कल बात करते हैं फिर आगे का, ओके। ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ही होता है और चैप्टर ही थोड़ा सा काम टाइम कंज्यूमिंग, बट है बहुत अच्छा, ओके। बाकी आगे बात करते हैं, बाय।